Hello everyone, we are back on the topic unit and dimension. Guys, just previous video session में हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सीख लिया था। हमने ये बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किसे कहते हैं। कोई भी फिजिकल इक्वेशन होती है, अगर वो वैलिड इक्वेशन है तो हर टर्म की जो डायमेंशन होती है गाइस वो इक्वल होती है। और इस प्रिंसिपल को यूज करके हमने बहुत सारे सवाल भी टैकल कर लिए थे। और गाइज हमने कुछ और छोटी छोटी बेसिक चीजें भी सीखी थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, पावर्स, साइन थीटा और साइन थीटा के अंदर में जो एंगल होती है थीटा, ठीक है, लॉग वगैरह कहीं होती है तो लॉग के आर्गुमेंट में जो क्वांटिटी होती है, या एज ए होल लॉग की मैं बात करूं तो इन सब क्वांटिटीज की कोई डायमेंशन नहीं होती है। और जो रेशियोज होते हैं और जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो चलिए गाइज, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यानी अगर हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना सीख लिया है तो उसके हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक इसका यूटिलाइजेशन है, जिसमें सबसे फर्स्ट जो यूटिलाइजेशन है वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। अगर फिजिक्स में कोई इक्वेशन लिखी गई है, अगर वो सही है ना, अगर वो सही है तो वो चेक हो जाएगी डायमेंशन के हेल्प से। ठीक है, अब कैसे चेक करते हैं, क्या चीजें हैं इसमें, वो सब आज समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जिसमें फर्स्ट तो हम लोग चेक करेंगे कैसे कोई इक्वेशन वैलिड है या इनवैलिड है, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, हम लोग दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी के बीच एक रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करना कोशिश करेंगे। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv², तो यहां पे तीन फिजिकल क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी, मास एंड वेलोसिटी। तो इन तीनों के बीच हम लोग एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और गाइज एक यूनिट को दूसरे यूनिट में भी हम लोग कन्वर्ट करना सीख जाते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो सब कुछ करेंगे डिस्कस। अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं अपन को टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। अब गाइज इसको अच्छे से समझते हैं। कोई भी फिजिक्स में इक्वेशन लिखी गई है तो वो सही है या गलत है, ठीक है, डायमेंशन के ख्याल से, डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी इक्वेशन लिखी गई है तो उसके हर टर्म की जो डायमेंशन है वो तो सेम ही होनी चाहिए बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो गाइज अगर मैं कोई इक्वेशन लिखी हुई है, अगर उसके हर टर्म की डायमेंशन निकालूं, अगर वो सही हो जा रही है, हर टर्म की डायमेंशन अगर सही हो जा रही है, तो हम बोल सकते हैं कि दैट फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब मैं क्यों बार बार जोर दे रहा हूं डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, क्या इसमें भी कुछ है क्या? बिल्कुल गाइज है। अगर कांस्टेंट्स अगर गलत से कुछ गलत लिख दी जाए अगर किसी भी फिजिकल इक्वेशन में, तो गाइज उससे हम नहीं पकड़ पाएंगे। अब क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? बिकॉज कांस्टेंट की डायमेंशन होती ही नहीं है। तो इसलिए कोई भी अगर करेक्ट इक्वेशन है तो नेचुरली वो डायमेंशनली तो करेक्ट होगी, ठीक है। और अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है, अगर किसी डायमेंशन हर टर्म की इक्वल हो जा रही है, तो चांस है कि वो इक्वेशन सही होगी। हाँ, ये हो सकता है कि कांस्टेंट अगर कुछ गलत हो गया तो फाइनल इक्वेशन गलत हो जाएगा। मैं सब कुछ आपको क्लियर बता रहा हूं, पहले आप बातों को समझते हैं। तो पहले जो इसमें पॉइंट हम लोग लिखेंगे, एवरी वैलिड इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, हर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन वैलिड हो ये कोई जरूरी नहीं है। सो एवरी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज नॉट नेसेसरीली वैलिड, राइट। तो चलिए चेक करते हैं, छोटे से एग्जांपल से समझते हैं इस सब सारे कॉन्सेप्ट्स को। गाइस फिजिक्स में एक इक्वेशन बड़ी फेमस है, S = UT + ½ of AT²। हम लोग 9th क्लास से ही इस इक्वेशन को देखते आ रहे हैं, S = UT + ½ of AT²। अब पहले बात ये बताओ कि क्या ये इक्वेशन वैलिड है? हाँ बिल्कुल वैलिड है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब गाइस ये चेक करते हैं, इसको चेक करना है इसके वैलिडिटी पे। हर टर्म, 3 टर्म है, 1, 2 and 3, तो हर टर्म की हम डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे। एस यानी डिस्टेंस, इसकी डायमेंशन तो एल ही होनी है। यहाँ पे यूटी है अपने पास,
u का मतलब है स्पीड, स्पीड की होती है एल टी माइनस वन और यहाँ टाइम है तो t, तो फाइनली वी गेट l एंड हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की, हाफ तो कांस्टेंट है होगा नहीं, और एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर दिस, सो फाइनली ये दोनों कैंसिल होकर के l आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हर टर्म की जो डायमेंशन है, डायमेंशनल फॉर्मूला है वो l l l है। सो इक्वेशन फर्स्ट इज डायमेंशनली करेक्ट, इस बात को हम लोग लिखेंगे, ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, और ऐसा नेचुरली भी वो करेक्ट है, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। अब मेरी बात अच्छे समझेंगे, अगर मैंने ऐसे लिख दिया कहीं पे 1/4 AT स्क्वायर, ठीक है, और इसे चेक करना है, तो हम लोग अपने नॉलेज से इस चीज को तो समझ ही रहे हैं ना कि ये इक्वेशन गलत है, बिकॉज हाफ ऑफ होता है और यहां 1/4 है, गलत तो है ही, बट गाइस डायमेंशनली ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं s की डायमेंशन निकालूं तो अभी भी l ही होगी, ut की निकालूंगा जस्ट अभी थोड़ी देर पहले निकाला, l ही होगी, और 1/4 करूंगा तो क्या फर्क पड़ता, 1/4 से 1/4 का तो होता नहीं है, वापस h हो। तो गाइस अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करूं तो सेकेंड इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, डायमेंशनली ये सही है, बट सेकेंड इज नॉट एक्चुअली करेक्ट, एक्चुअली करेक्ट ये नहीं है। क्यों नहीं है वो हमें पता है कि यहां 1/4 नहीं आता, तो यही बात मैं समझा रहा था गाइस, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कोई जरूरी नहीं है कि वो वैलिड हो जाए, तो ये बात यहां पे लिखी गई, एवरी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज नॉट नेसेसरीली वैलिड, क्लियर है। और अगर कोई वैलिड इक्वेशन है, हाँ अगर ये वैलिड इक्वेशन था पहले से, तो डायमेंशनली भी करेक्ट मिलेगा आपको, डायमेंशनली करेक्ट यहां मिला है, क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो। तो गाइस इसी तरह से बहुत सारे इक्वेशंस दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं के, तो फुल टाइम पास है। अब एक दो सवाल और कर लेते हैं, फिर इसका दूसरा यूज पढ़ेंगे, वो ज्यादा मजेदार है। तो चलिए गाइस कुछ और फिजिक्स की इक्वेशंस चेक करते हैं, जैसे v इक्वल्स u प्लस AT। अब इस इक्वेशन को चेक करना है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब v की डायमेंशन कोई निकालेगा तो LT माइनस 1 ही होगा। अब ये बात अलग है कि ये फाइनल वेलोसिटी होती है, लेकिन होती तो वेलोसिटी ही है। अगर मैं u का डायमेंशन निकालूं तो ये भी तो LT माइनस 1 ही होगी, और AT का डायमेंशन निकालें तो AT की डायमेंशन अगर मैं निकालता हूं तो एक्सेलरेशन का होता है LT माइनस 2 एट t का t, और फाइनली वी गेट LT माइनस 1। तो गाइस सबका तो डायमेंशन एक ही है, यानी v की डायमेंशन u के इक्वल हो गई एंड उसकी डायमेंशन AT की इक्वल हो गई। सो फर्स्ट इज डायमेंशनली करेक्ट, फर्स्ट इज डायमेंशनली करेक्ट, क्लियर है। सो दिस इज क्वाइट इजी, क्लियर है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी फिजिक्स में बहुत सारे इक्वेशंस हैं जिसको हम चेक कर सकते हैं। जैसे F इक्वल्स, मैं एक ऐसा इक्वेशन दे रहा हूं नॉर्मल सा, F इक्वल्स m इंटू ए। अब यही इक्वेशन को ले लो, ठीक है। अब ये डायमेंशनली सही है या गलत है, क्लियर है, ये चेक करके देखते हैं। तो F की डायमेंशन निकालेंगे तो हमें पता है ml t माइनस 2 होती है, और ma की डायमेंशन निकालेंगे तो m का m और इस एक्सेलरेशन का LT माइनस 2, तो कुछ भी खास नहीं है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। बहुत ही सिंपल चीज है गाइज। ऐसे बहुत सारे फिजिक्स में और भी इक्वेशंस हैं जो आप चेक कर सकते हो, जैसे v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as, राइट, ये तो एक वैलिड इक्वेशन है। अब चेक करते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो v स्क्वायर का क्या होगा, LT माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब सब पे 2 पावर चढ़ जाएगा, ये तो v स्क्वायर का डायमेंशन रहा, ठीक है, मैं अल्लाह लिख देता हूँ। उसी तरीके से u स्क्वायर का लिखूंगा तो सिमिलर, क्योंकि ये भी तो वेलोसिटी है। एंड फाइनली 2as, तो 2as का अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो 2 तो कांस्टेंट होगा नहीं, और LT माइनस 2 होगी, और s का मतलब डिस्टेंस। तो फाइनली गाइस अगर आप अच्छे से बात करें तो ये हो जाएगा L स्क्वायर T माइनस 2। तो सबकी डायमेंशन क्या है, इक्वल है। तो इक्वेशन दिस इज डायमेंशनली करेक्ट एंड एक्चुअली करेक्ट ऑल्सो, बिकॉज वी हैव काइनेमेटिक्स इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2s है ही, वो कोई इशू नहीं है। सो होपफुली गाइस ये इस कंसेप्ट को आप समझ रहे हो, इसमें कुछ भी खास नहीं है। कोई भी इक्वेशन दिया जाए, सारे टर्म के डायमेंशंस को आप लिख लो, अगर पता है तो, नहीं पता है तो कॉपी का हेल्प ले लो, और फिर आप चेक कर लो कि वो सही है या गलत है। इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग इसका सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एंड दैट इज टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन टू
3 and 4 फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए देखते हैं, पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग सीखने वाले हैं इसका सेकंड एप्लीकेशन। टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन 3 और 2 भी हो सकता है, 3 and more फिजिकल क्वांटिटीज। अब गाइज इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि 3 and more में 5, 6, 7, 8 नो गाइज, ऐसा नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है कि या तो आप 3 कर सकते हो या जनरली 4 कर सकते हो, ठीक है। अब इससे ज़्यादा का नहीं हो पाता है, ठीक है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। कभी 3 या 4 हो सकता है, ठीक है गाइज, या कभी कभी 5 हो सकता है, लेकिन उसमें से 2 क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए, एक साथ रिलेटेड होने चाहिए, तभी हो पाएगा। तो चलिए गाइज बात करेंगे इस पे। पहले तो अभी सिंपल बात समझते हैं कि कैसे हम रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे डायमेंशन के हेल्प से। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है गाइज कि इसमें हम प्रोपोर्शनलिटी की जो कांस्टेंट्स होती है किसी भी इक्वेशंस में, वो हम नहीं पता कर पाएंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक फॉर्मूला मैंने दे दिया, कोई भी सिंपल फॉर्मूला, k = हाफ ऑफ mv²। अब mv², m तो फिजिकल क्वांटिटी है, b भी फिजिकल क्वांटिटी है, k भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन हाफ को आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। आप k = सम कांस्टेंट mv² ये हो जाएगा। केवल फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशनशिप को ये एस्टैब्लिश कर रहा होता है, ठीक है। एग्जैक्ट इक्वेशन को ये मेजर नहीं कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम निकालेंगे इस टॉपिक की। गाइज स्टार्टिंग हम हमेशा एग्जांपल से करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं करने को, बस सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इस पे। सो कैसे हम लोग सोचें, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल लिखते नहीं है। सबको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की डिपेंड्स अपॉन मास विच इज m एंड स्पीड विच इज v ऑफ पार्टिकल। इतनी बातें तो हमको पहले से पता है, राइट। तो हमें क्या करना है, फाइंड करनी है एक रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी विच इज k, मास m एंड v। तो गाइज ये चीज तो आपको पता है क्या होती है रिलेशन, बट हम इसे कैसे निकालेंगे डायमेंशन के हेल्प से। सो गाइज ऐसे समझते हैं, हमें इतना तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी कई एक बातों पर डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मास की कितनी पावर पे है, ये तो बिल्कुल नहीं पता। तो मास की कितनी पावर पे है नहीं पता, साथ साथ हमें यह भी नहीं पता कि स्पीड की कितनी पावर है, b मैंने मान लिया। अब गाइज k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर है, k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या लिख पाएंगे, k प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, v की पावर b। अब गाइज इसको बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, एक ही साथ जितनी भी क्वांटिटी पे वो डिपेंड करेगा, m पे डिपेंड करेगा तो m की पावर a, v पे डिपेंड करेगा v की पावर a, सम अलग क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी उसकी पावर c। क्लियर है, ये चीज अब हम डायरेक्ट करेंगे। तो ये गाइज हमने लिख लिया। अब जब हम इसको इक्वल करेंगे तो कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो फिजिक्स में आता है, इतना तो हो सकता है आपको पता हो, और नहीं पता है तो इस चीज़ को समझ लो अच्छे से कि अगर फिजिक्स में कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी कहीं लिखा गया है तो जब इक्वलिटी में लाते हैं तो हमेशा कोई ना कोई एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जो भी हो जाए वो हमें अभी डिटरमाइन नहीं करना है। सो k = सम कांस्टेंट m की पावर a, v की पावर b। अब गाइस ये तो हमें पता पड़ गया कि चलिए रिलेटेड है, लेकिन ये a और b तो अभी भी अननोन है, ठीक है। a की वैल्यू और b की वैल्यू पता पड़ जाएगी तभी तो हम एक परफेक्ट इक्वेशन की तरफ पहुंचेंगे जो क्लियरली बता रहा होगा कि मास और b कैसे रिलेटेड है। तो चलिए गाइस देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस से इस साइड के एक टर्म है और इस साइड में एक ही टर्म है, देखा जाए तो डायमेंशन तो बराबर ही होगी। तो यूज करते हैं दोनों साइड में डायमेंशंस, तो राइटिंग डायमेंशन ऑफ ईच क्वांटिटीज। तो गाइज अगर काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन हमने आपको याद करने के लिए बोल रखा है ml² t-2, और कांस्टेंट्स की यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं होती है। m इज कैपिटल M एंड v इज LT
-1 की पावर b, ये चीज़ तो हम लिख ही सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर यहाँ पे कांस्टेंट ही कौन सा कांस्टेंट है? तो गाइज यहाँ पे कोई स्पेशल कांस्टेंट नहीं है, ये वो सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, मतलब नंबर वाली। क्लियर है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी वाली, रिडबर्ग कांस्टेंट कैपिटल आर वाली वो नहीं होती है, सॉरी गैस कांस्टेंट कैपिटल आर वाली वो नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये वैसी कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तभी हम रिलेशन स्टैब्लिश कर पा रहे हैं। सो ml² t-2 इक्वल्स m की पावर a l t-1 की पावर b। अगर मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ m की पावर a है और l की पावर b है और t की पावर -b। अगर मैं कंपेयर करूं, है ना, दोनों साइड में चीज़ें इक्वल हैं तो कंपेयर तो कर ही सकते हैं। m की पावर 1 है तो m की पावर इधर 1 है, a है सॉरी, और b, सो b इज़ 2, या फिर -b इज़ -2, सो b इज़ 2। सो गाइज यहाँ से हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें a इक्वल्स 1 और b इक्वल्स 2 मिला। सो अगर मैं फर्स्ट में इन सब चीज़ों को पुट कर दूँ, सो वी हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स सम कांस्टेंट m की पावर 1 एंड v की पावर 2। और गाइज यही तो होता है, काइनेटिक एनर्जी यही तो होता है। अब ये बात अलग है कि हम जानते हैं हाफ यहाँ होता है, वो अलग बात है, लेकिन रिलेशनशिप फिजिकल क्वांटिटी के बीच तो हमने निकाल ही लिया ना, m × v²। सो होपफुली क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, क्या मेरी बातें क्लियर है? लेकिन बहुत कुछ लिमिटेशन है इस प्रोसेस में। अब पता है कि एक तो कांस्टेंट्स कैसी होनी चाहिए, वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट की डायमेंशंस और यूनिट वाली नहीं होनी चाहिए, फिर जो कांस्टेंट्स होनी चाहिए प्योर नंबर वाली होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी लिमिटेशन है कि नंबर हम खुद नहीं बता पाएंगे। खैर जो भी हो लिमिटेशंस है, लेकिन गाइज हम कुछ थोड़ा बहुत तो निकाल पा रहे हैं, कुछ आइडिया तो लगा पा रहे हैं, बस ये चीज़ को आप समझना है। चलिए एक सवाल और करते हैं तो ज़्यादा फील आएगी आपको। ऐसे फिजिक्स में तो बहुत सारे इक्वेशंस हैं, ठीक है? जैसे काइनेटिक एनर्जी तो हो गया। अब कहीं एक पोटेंशियल एनर्जी आपने सुना होगा mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मास पर डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, हालांकि वो a ही के बराबर होता है, और mg और हाइट पर डिपेंड करती है। फॉर्मूला भी हमें पता है mgh, जरा चेक करते हैं क्या वाकई इससे आ जाएगा। सो लेट्स चेक। तो यहाँ पे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं शॉर्ट लिखता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of a particle depends upon mass m, ठीक है, पूरा लिख देता हूं ठीक रहेगा, mass m, height h and acceleration due to gravity g. Find a suitable relation between all mentioned फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी ऊपर मेंशन हुई है उनकी एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करो। तो बहुत ही सीधी चीज़ है कि पोटेंशियल एनर्जी किस किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर भी डिपेंड कर रही है। तो कितनी पावर है नहीं पता, एक साथ लिख देते हैं, जी पर नहीं पता तो बी, एंड हाइट पर नहीं पता तो सी, ऐसा लिख लिया। जब हम गए जिसको इक्वलिटी में लाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो m की पावर a, g की पावर b और h की पावर c। सो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब सब साइड में डायमेंशन लिखते हैं। u तो एनर्जी है, तो एनर्जी की डायमेंशन ml² t-2 ही तो होती है, और कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं, मास की डायमेंशन m की पावर a, g की डायमेंशन lt-2 होती है टोटल पावर b, और हाइट की l होती है टोटल पावर c। अब अगर यहाँ थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ेगी, m की पावर a और l की पावर यहाँ b है और l की पावर c है, तो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, इतना तो आपको नॉलेज होगा ही। l और l बेस सेम है, इसकी पावर b होने वाली है, और t की पावर -2b, -2 और इंटू b, तो -2b हो जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करें, कंपेयर कर ले एक्चुअली, तो कंपेयर करने पर a की जगह पर आपको दिख रहा होगा 1, बिल्कुल, और साथ साथ -2b, लास्ट वाले को कंपेयर कर रहे हैं, -2b को -2 से, सो b विल बी 1 अगेन, और b प्लस c अगर अच्छे से वाच करें, b प्लस c को देखेंगे तो दिस विल बी 2, और b ऑलरेडी 1 है प्लस c, सो c विल बी 1। तो c पता पड़ गया, b पता पड़ गया और a पता पड़ गया। तो a पता पड़ गया, b पता पड़ गया, c पता पड़ गया। तो अब इससे हमें फर्स्ट से इसके रिलेशंस को समझने में मदद मिल रही है। m की पावर 1, g की पावर 1, h की पावर 1 होती भी है, और ओरिजिनली कांस्टेंट यहाँ क्या होता है गाइस? 1 होता है। समझ पा रहे हो? बहुत ही सीधी चीज़ है, बहुत सीधी चीज़ है, कुछ भी खास नहीं है इसमें। अब
क्वेश्चंस करते जाओ, टाइम पास करते जाओ, जितना क्वेश्चन करोगे उतना टाइम पास होगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, डोंट वरी गाइस, ठीक है। अब हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया देंगे, ठीक है। फिजिक्स में से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, सब में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जा सकता है। ध्यान इस बात का रखना है कि वो 4 या 4 से अधिक ना हो पाए, ठीक है। 4 अगर हो गया तो सही है, 5 भी कभी कभी हम कर पाते हैं, लेकिन उसमें कोई 2 फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड होनी चाहिए, यानी दोनों की पावर सेम ही होनी चाहिए, ठीक है, तब हम उसे कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, हम लोग अभी और बहुत सारे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल मैं देता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, जिसको मैं P बोल रहा हूं, एंड मास m, राइट। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड मास। बहुत ही सिंपल है, सिमिलर तरीके से बनाते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होगी लीनियर मोमेंटम की पावर a और मास की पावर b, राइट। सो जब इसको इक्वलिटी में लाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा और p की पावर a, m की पावर b, सिंपल है। अब दोनों साइड में डायमेंशन लिखते हैं, तो एनर्जी की डायमेंशन तो ml²t-2 हम लिखते ही है, और कांस्टेंट की डायमेंशन तो कुछ होगी नहीं, और दिस इज व्हाट, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होती है m इंटू v, मास इंटू v, यानी मास के लिए m और v के लिए Lt-1, क्लियर है। पूरी की पावर a और मास के लिए तो m की पावर b, क्लियर है। अब इसको कंपेयर करेंगे, पहले तो m की पावर a और m की पावर b, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो a प्लस b, और l की पावर फाइनली a है और t की पावर -a, बस कंपेयर करेंगे। सो दोनों साइड में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें मिल जा रहा है a = 2, बहुत ही ईजी तरीके से, चाहे आप यहाँ से कंपेयर करो या यहाँ से करो, बात सेम ही है। सो अगर मैं a प्लस b को कंपेयर करूँ, दैट विल बी 1 एंड a इज 2, सो b विल बी -1। तो आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व कर लीजिए तो फ्रॉम फर्स्ट हम देख पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स कांस्टेंट और p की पावर a विच इज 2 एंड मास की पावर -1, क्लियर है। सो नीचे ले आते हैं। सो दिस इज कांस्टेंट p²/m, और हकीकत में गाइज यहाँ पे कांस्टेंट हाफ होती है और आगे चल के रिलेशन मिलेगा p²/2m, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया, कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही आसान है। अब इसी तरीके से और भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच हम लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया होगा या फिर हो सकता है आप सुने भी होंगे, स्टोक्स फार्मूला, शायद आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। खैर अभी स्टोक्स फार्मूला पर भी बात नहीं करते हैं, अभी और बेसिक पे चलते हैं। आपने सिंपल पेंडुलम सुना होगा और उसकी जो टाइम पीरियड होती है ना, एक स्ट्रिंग से एक छोटा सा बॉल लटकाते हैं, इधर छोड़ते हैं, फिर ऑसिलेट करती है, तो उसकी जो टाइम पीरियड होती है, एक चक्कर में जो वक्त लगाती है, तो उसे हम एक टाइम पीरियड बोला करते हैं। तो टाइम पीरियड जो होती है वो स्ट्रिंग के लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g दोनों पे ही डिपेंड करती है, और उसका फॉर्मूला बड़ा अजीबो गरीब होता है, ठीक है। वो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, उसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या मिल रहा है। सो एक क्वेश्चन करते हैं, the time period of a simple pendulum depends upon length of a string L यूज करते हैं, and acceleration due to gravity, जिसको हम लोग स्मॉल g बोला करते हैं, राइट। फाइंड relation between time period L and G, राइट। इन तीनों के बीच हमें एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तरीका वही है गाइस, तरीका एग्जैक्टली वही है, सिंपल तरीके से। टाइम पीरियड हमें पता है वो L पे डिपेंड करेगी तो A पावर, और G पे डिपेंड करेगी तो B हमें नहीं पता क्या है। सो इक्वल करेंगे तो कांस्टेंट और L की पावर A और G की पावर B। अब दोनों साइड में डायमेंशन, तो टाइम पीरियड इज बेसिकली टाइम, मास कुछ है नहीं इधर, और L मतलब L की पावर A, कांस्टेंट का कुछ लिख नहीं पाएंगे, और इसका Lt-2 आपको पता है, एंड दिस इज B।
अब इधर l है और t है, इधर तो l है ही नहीं, मतलब l की पावर 0 है अगर लिखनी है तो। अब l की पावर इधर a और इधर b, यानी a प्लस b फाइनली, और ये माइनस 2b। अब इसको कंपेयर करें, सो कंपेयर करने पर 0 इक्वल्स a प्लस b आपको दिख रहा होगा, राइट। एंड हियर माइनस 2b इज इक्वल टू 1, सो b विल बी माइनस हाफ। अच्छा, b की वैल्यू माइनस हाफ, अगर माइनस हाफ डाल दूँ तो a विल बी प्लस हाफ। तो a और b का वैल्यू हमें पता पड़ गया। तो फर्स्ट में अगर इसे हम लौटा दें, राइट, फर्स्ट में हम इसे लौटा दें तो हमें क्या मिलेगा, टाइम पीरियड विल बी सम कांस्टेंट, आई डोंट नो कि कांस्टेंट फिलहाल अभी क्या है, ऐसे पता रहता है लोगों को, l की पावर a विच इज हाफ एंड g की पावर माइनस हाफ। क्लियर है। अब माइनस को हम नीचे ले आए तो सम कांस्टेंट l की पावर हाफ और ये g की पावर हाफ हो जाएगी। और हाफ को गाइज हम लोग एक ही तरीके से लिख सकते हैं इस तरह से, और हाफ को हम लोग क्या लिखते हैं, रूट अंडर। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई रूट अंडर l/g, सुना है ना। तो एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। तो गाइज इसका ये तो हम लोग पहले ही मैंने बता रखा है कि ये तो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, बट ये वाला तो हमने कर लिया ना, वो चीज़ कमाल का है। क्लियर है। सो गाइज ये जो मेथड है ना 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का, ये बहुत ही बेहतरीन है। जेई मेंस में कभी कभी ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिसका फिजिक्स में दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं होता, आपको नई नई क्वांटिटी से मुलाकात करवाएंगे, ठीक है, और एक अजीबो गरीब एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए बोलेंगे। फर्स्ट साइट में बच्चे उसे अटेम्प्ट करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं कि चलो ये कैसे होगा। बिल्कुल नहीं करना गाइज, एंड डायरेक्ट हम लोग डायमेंशन चेक करते हैं, डायमेंशन के हेल्प से निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी से। तो क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो। तो हमेशा कभी कभी कुछ ऐसे इक्वेशंस अगर आपको मिल रहे हैं जो बड़ी खतरनाक से हैं, ऐसे फिजिक्स में कभी देखे नहीं गए हैं, आपने कभी भूल से भी देखा नहीं है, तो बी केयरफुल, आपको कहीं ना कहीं डायमेंशन के हेल्प से उस चीज को टैकल करना है। क्या मेरी बातें क्लियर है। चलिए एक सवाल और करते हैं। स्टोक्स फॉर्मूला की मैं बात कर रहा था, तो एक्चुअली स्टोक्स फॉर्मूला होता है ना, वो विस्कस फोर्स, ठीक है, और एक जो ऑब्जेक्ट होती है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, उसके बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है। मतलब कोई एक स्फेरिकल बॉल पे विस्कोसिटी कितनी होती है, विस्कस फोर्स क्या लगता है, उसको ये रिलेशनशिप कर रहा होता है वो फोर्स। और उसकी फॉर्मूला मैं पहले ही आपको बता देता हूं, 6 पाई ईटा आर भी, ईटा जहां कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर जहां रेडियस ऑफ द बल्ब, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल। तो इस चीज को हम चाहे तो लिख सकते हैं, द विस्कस फोर्स Fb डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा radius of a sphere small r and its speed v। अब क्या करना है, find a suitable relation between physical quantity, जो भी हमने यूज किया है। तो बहुत ही सिंपल है। अब इसमें थोड़ा एक हिंट देना चाहूंगा, स्पीड का तो आपको आता है, फोर्स का भी आता है, रेडियस यानी लेंथ का भी आता है, लेकिन इसका मैंने याद करने के लिए नहीं बोला था। तो ये होता है ml-1 t-1, शायद आपको पता हो, ये चीज होता है। अब कैसे बनाए, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि f जो होगी वो सम कांस्टेंट ईटा की पावर a, r की पावर b, आई डोंट नो क्या है, और v की पावर c, हमने ऐसा लिख लिया। अब दोनों साइड में डायमेंशन लिखते हैं, तो ml-t-2 होगी, कांस्टेंट की कुछ होने वाली नहीं है, और ईटा का अभी हमने बताया की पावर a, और रेडियस का l की पावर b, और ये होता है lt-1 की पावर c। अगर m की पावर लिखें तो a ही होगी, l की पावर माइनस a, l की पावर b, l की पावर बेस, तीन जगह है, सेम ही है, तो पावर्स ऐड अप हो जाए, ऐसा कुछ हो गया। एंड t की पावर माइनस a, t की पावर माइनस b, तो माइनस a माइनस c। अब मैं कंपेयर करूं, तो कंपेयर करने पे a की जगह पर 1 है, और अगर अच्छे से वाच करें तो लास्ट वाले को पहले कंपेयर करते हैं, जिससे c मिल जाएगा। सो दिस इज द -2, सो वेन एवर a इज -1, सो माइनस c विल बी -1। क्लियर है गाइज। सो c विल बी 1, तो c 1 हो गए। और फिर इस तरीके से मैं यहाँ पे कंपेयर कर लूँ, -a + b + c इज 1,
सो गाइस जैसे हम C1 डालेंगे और ये 1 डालेंगे, सो -a+2 विल बी 1, सो -a विल बी -1, सो दिस इंप्लाइज a विल बी 1। तो सारे के सारे क्वांटिटी 1 हो गया और इस तरह से फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। मैं इससे लिख देता हूँ, फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल्स सम कॉन्स्टेंट ईटा आर भी, और एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, 6 पाई यहाँ पे होता है, 6 पाई ईटा आर भी। तो क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? कुछ भी खास है क्या? कुछ भी खास नहीं है, बस जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ये अपन बात कर रहे हैं, बस उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन हमें पता रहनी चाहिए। सो दैट्स केस, कुछ भी नहीं। अब चलिए गाइज इसको कॉपी कीजिए, और मैं एक फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा अगर आपको अच्छे से याद है, कि हीट एनर्जी H इक्वल्स I² R × T। होपफुली आपको ये चीज पता है, तो उसका भी हम चाहें तो डायमेंशन के हेल्प से रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और उस सवाल को करते हैं जिसके बारे में अपन अभी डिस्कस कर रहे थे, हीट एनर्जी के बारे में, रजिस्टर में, है ना। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर डिपेंड्स अपॉन आर, मतलब रेजिस्टेंस पूरा लिख देता हूं, रेजिस्टेंस आर, करंट I and time t, right? Find a relation between फिजिकल क्वांटिटी, जिसके बारे में ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो बहुत ही सिंपल है, हम सिंपल लिखेंगे कि H किस किस की पोर्शन है, तो वो I की पावर कितनी है नहीं पता, R की पावर कितनी है नहीं पता, और T की कितनी पावर है नहीं पता। सो H इज व्हाट, सम कांस्टेंट I की पावर A, R की पावर B एंड T की पावर C। क्लियर है? सो अब दोनों साइड में डायमेंशन लिखते हैं। हीट की डायमेंशन तो एनर्जी की ही होगी, कांस्टेंट का होगा नहीं। करंट का क्या होता है, करंट का कैपिटल I होता है, क्लियर है, या फिर A भी लिखते हैं। और R, गाइस ये चीज़ आपको मैंने बता रखा है कि R को हम लिखते कैसे हैं। अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो आप थोड़ा सा समझें कि R को हम लिखते थे V/I, और V को W/Q लिखते थे, याद होगा, और I को भी हम लिख सकते थे Q/T, तो T ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से अच्छे से देखेंगे तो ये होगा ml² T-2 टाइम का T होगा, और ये हो जाएगा IT, राइट, IT दो बार हो जाएगा क्योंकि Q का स्क्वायर है। तो इस तरह से अगर देखें तो ml² T-4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ -4 एंड दिस इज -3 फाइनली, और I की पावर -2, तो ये हो जाएगा गाइज। अगर याद है तो सही है, नहीं तो पीछे से आप देख लें। तो ये m की पावर कुछ नहीं L² और T की पावर -3 एंड I की पावर -2, तो ये हमें पता है मान लो, और टाइम का T और यहाँ पे C। अब इसको फटाफट लिखते हैं, तो ml² T-2, आप पीछे से कॉपी से देख लेंगे इस चीज़ को। तो I की पावर फाइनली देखिए, I की पावर -2b और यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -2b + A फाइनली, और m की पावर देखें तो यहाँ पे b है केवल, और l की पावर देखें तो 2b, राइट। और गाइज यहाँ पे t की पावर देखें तो यहाँ पे -3b + c है। अब बस कंपेयर कर लेना है। अब कंपेयर करने पे I इधर नहीं है, मतलब I की पावर क्या लिख देंगे 0, तो कंपेयर करेंगे तो -2b + c विल बी 0, फर्स्ट इक्वेशन। और b m का है तो b के जगह पर 1, सीधा सीधी चीज है भाई। अच्छा, और अगर मैं l के पावर की बात करूँ तो 2b है, और यहाँ l की पावर की बात करूँ तो 2, तो गाइज यहाँ से भी b = 1 ही आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से बात करें तो -3b + c विल बी, t की पावर यहाँ -2 है, और b हमने 1 निकाल लिया, तो -3 + c विल बी -2, सो c विल बी व्हाट, c विल बी 1, c विल बी 1, दिस इज क्वाइट इजी, c विल बी 1। अब c निकल गया, b निकल गया, तो अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, और ऑलरेडी हमने कंपेयर किया हुआ है, सॉरी गाइज यहाँ पे मैंने कंपेयर नहीं किया हुआ है, दिस इज a है यहाँ पे, राइट। तो फर्स्ट से अगर मैं देखूँ, सो -2 और b तो 1 है, प्लस a विल बी 0, सो a विल बी 2, तो साफ क्लियर है, a 2 है, b 1 है, c 1 है। तो इस तरह से हमने h को देखा है कांस्टेंट I की पावर 2 R × T। तो गाइस साफ क्लियर है कि ये वाली फॉर्मूला मिल रही है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हैं जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं ना, ऐसे मतलब जिसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है और उसके बीच हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं।
चलिए गाइस, एक सवाल और लगाते हैं और आज का हम लोग ये आखिरी सवाल लगाते हैं। ये सवाल है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच। तो देखते हैं कैसे हम लोग यूज करते हैं। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल या बॉडी लिख सकते हो अबाउट एन एक्सिस डिपेंड्स अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको मैं शॉर्ट चाहे पूरा लिख देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and angular speed omega, find relationship between physical quantities। क्लियर है, फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है। तो गाइज अच्छे से समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो भी हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपली हम लोग I से डिनोट करते हैं, उसकी पावर A एंड ओमेगा की पावर B। तो K इज़ व्हाट, सम कांस्टेंट और I की पावर A ओमेगा की पावर B। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको I के बारे में कुछ पता नहीं होगा, शायद ओमेगा भी आपको पता ना हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब यहाँ से इसकी डायमेंशन तो हम लिख ही सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का होता है ml² T-2, I का होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी ऐसा कुछ, इसकी पावर है। और ओमेगा क्या होता है, दिस इज θ/t, याद होगा आपको, थीटा का कोई यूनिट नहीं, डायमेंशन नहीं होता, और t नीचे आ गया तो t की पावर -1, तो t की पावर -1 फाइनली होता है। तो कुछ भी खास नहीं है। m की पावर फाइनली a देख रहे हैं और l की पावर हम यहाँ पे देख रहे हैं 2a और t की पावर -b, कुछ भी नहीं है, बस अब कंपेयर कर लेना है। तो कंपेयर करेंगे तो a के जगह पर 1 दिख रहा है बिल्कुल, एंड 2a के जगह पर हमें 2 दिख रहा है, सो a विल बी 1। तो यहाँ से भी a 1 है और यहाँ पे -b इक्वल्स -2, सो दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स 2। तो b हमें पता पड़ गया, a हमें पता पड़ गया, तो बहुत ही आसान है। इस तरह से गाइज हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स सम कांस्टेंट और I की पावर a मीन्स 1 एंड ओमेगा की पावर b मतलब 2, सो दिस इज व्हाट I ओमेगा स्क्वायर। और गाइज हकीकत में यहाँ पे जो कांस्टेंट्स होती है ना, यहाँ पे जो कांस्टेंट्स आ रही है वो हाफ होती है, हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर होता है। तो क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज, कुछ भी खास नहीं है। अब गाइज हम लोग जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे SCB का, जो कि अच्छा सवाल है। उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी को कई एक फिजिकल क्वांटिटी से उन्हें रिलेट करने की कोशिश करी है, किसी और के टर्म्स में निकालने की कोशिश करी है, उस पर हम लोग सवाल करेंगे। और गाइज जस्ट अगले वीडियो सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस की जितनी भी यूज है और इसकी जो लिमिटेशंस है वो हम लोग कवर अप कर लें। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।